बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के हवाले से। और आज आपको मैं एक नया कोर्स जो कि है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये शुरू करवाने वाला हूँ। इससे पहले वीडियोज में मैंने आपको इम्पोर्टेंट कोर्सेज शेयर किए हैं जिसकी लिस्ट मैंने आपको सामने दिखा दी है, और इसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसकी मैंने टोटल 46 वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ से आप मेरे साथ वीडियोस देख सकते हैं। और आज का ये कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम शुरू करने वाले हैं, और आज इसकी ये पहली वीडियो है। इसके बाद आपको मज़ीद वीडियोस मिलेंगे इसी कोर्स पे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वन बाय वन हम ये सारे कोर्सेज इस सीरीज में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने लगा हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ चलेंगे। उसमें मैं वो तमाम टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा जो आपके लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए कंपलसरी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ से हम अपना स्टार्टअप ले रहे हैं। ये वो प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड किया गया है, और ये इंटीजर टाइप है इस मैन फंक्शन की, और ये विदाउट पैरामीटर फंक्शन है, और ये हमारे प्रोग्राम का मैन फंक्शन है। और इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट जो कि हेलो वर्ल्ड हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होगी, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये रिटर्न टाइप 0 यानी कि ये 0 को रिटर्न करके प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अब ये 0 रिटर्न इस वजह से है क्योंकि इस मैन फंक्शन की जो रिटर्न टाइप हमने डिफाइन की थी वो इंटीजर है, तो इसके लिए हमें रिटर्न पे कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आइदर हम 0 दें या इसके अलावा कुछ वैल्यू दें। तो अब इस प्रोग्राम में हमें रिटर्न 0 ही सूट करती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आईओ स्ट्रीम यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है वो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन के लिए हमें इंक्लूड करना ज़रूरी होती है। और इसके अलावा एसटीटी सी आउट यानी कि स्टैंडर्ड सी आउट ये आउटपुट प्रिंट करने के लिए, यानी कि जब हमारी एग्जीक्यूशन हो रही होती है प्रोग्राम की तो हम जो भी प्रोग्राम के दौरान हम यूज़र को स्क्रीन पे जो चीज़ भी टेक्स्ट की फॉर्मेट में प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए हम ये वाली कमांड या ये कोड इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। फिर इसके बाद अगर वेरिएबल्स और डेटा टाइप की बात की जाए तो हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, और उनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस की। तो सी प्लस प्लस में हम इंटीजर, फ्लोट, डबल और करैक्टर आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर इनकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के डिफरेंस को अगर देखा जाए तो डिक्लेरेशन इस चीज़ को कहते हैं अगर हमने उस वेरिएबल की टाइप को यहाँ पे डिफाइन किया, जैसे कि इधर इंटीजर नज़र आ रही है, और ये उसका आइडेंटिफायर है जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किए एज, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ तो ये जो चीज़ बनेगी इसको कहा जाता है डिक्लेयर करना। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इक्वल टू के साइन के बाद एक वैल्यू असाइन कर दी है, तो ये जो पूरी स्टेटमेंट बन रही है इसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर x, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिए स्टेटमेंट को, तो ये कहलाती है डिक्लेरेशन। लेकिन इसी को अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा के कोई वैल्यू साइन कर दूँ और फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को क्लोज करूँ तो ये कहलाती है इनिशियलाइजेशन। तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में आपने फ़र्क ज़हन में रखना है। इसी तरह फ्लोट की एक एग्जांपल है, कैरेक्टर की एक एग्जांपल है जो कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किए हुए हैं। फिर इसके बाद अगर इनपुट और आउटपुट की बात की जाए तो जब भी हम प्रोग्राम कोड करते हैं तो हमने यूज़र्स को कुछ
आउटपुट स्क्रीन पे दिखानी होती है और कुछ यूज़र से इनपुट लेनी होती है जो कि यूज़र ने कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम सोर्स कोड में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो हम stdcin इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करनी है तो stdcout इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, जैसे कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड किया है प्रोग्राम में, और ये हमारा मेन फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर, और ये 0 पैरामीटर है इसका, इसमें कोई भी पैरामीटर शामिल नहीं है। और यहाँ पे एक इंटीजर जिसको आइडेंटिफायर हमने असाइन किया है नंबर, इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे एक डिस्प्ले के लिए हमने सी आउट इस्तेमाल किया है जो कि शो करेगी यूज़र को एंटर ए नंबर। जब यूज़र को ये स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी तो फिर उसके बाद यूज़र से इनपुट मांगी गई है stdcin को इस्तेमाल करते हुए, और यूज़र जहाँ पे जो भी टाइप करेगा नंबर, वो जो नंबर हमने ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया था वो इनपुट करदा नंबर इस वेरिएबल नंबर के अंदर स्टोर होगा, और फिर stdcout को इस्तेमाल करते हुए हमने उस नंबर को डिस्प्ले करवाना है यूज़र की स्क्रीन पे। तो यूज़र की स्क्रीन पे कुछ इस तरह से डिस्प्ले आएगी कि पहले लिखा हुआ होगा यू एंटर्ड, ये टेक्स्ट एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद उससे आगे यहाँ पे वो नंबर जो भी यूज़र ने पुट किया हुआ होगा इस स्टेटमेंट के थ्रू वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, और फिर उसके बाद रिटर्न 0 पे हमारा प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। तो ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक सिनेरियो है। और इसी तरह हम कंट्रोल फ्लो की बात करें तो हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल फ्लो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिनको कहा जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे शो किए कि हमने यहाँ पे एक इंटीजर x को इनिशियलाइज किया और इसको हमने वैल्यू असाइन की है x, और हमने यहाँ पे इस स्टेटमेंट की बेस पे डिसीजन लेना है, और हमने ये चेक करना है कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाए। ये जो आपको करली ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं इसके दरमियान जो कुछ भी लिखा हुआ होगा तो वो इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी कहलाएगा। तो इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो है सी आउट, जो कि प्रिंट करेगी पॉजिटिव नंबर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है, अगर इक्वल टू 0 है या स्मॉलर देन 0 है, तो इसने एग्जीक्यूट नहीं होना बल्कि प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा। और फिर जब एल्स स्टेटमेंट में आएगा तो एल्स की बॉडी में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड या सी आउट पे stdc आउट पे नॉन पॉजिटिव नंबर का टेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा। इसी तरह कंट्रोल फ्लो में एक और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आपको शेयर करता हूं जिसको कहा जाता है लूप। अब लूप के ज़रिए हम किसी भी कोड को आइट्रेट करवाते हैं, रिपीटेड फॉर्मेट में हम उसको प्रिंट करवाते हैं या एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको शो करता हूं, जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप पे और फिर बात करते हैं व्हाइल लूप पे। फॉर लूप का एक छोटा सा कोड मैंने यहाँ पे आपको शो किया है जिसमें सबसे पहले एक इंटीजर आई को इनिशियलाइज किया है और इसको वैल्यू 0 असाइन की है, और फिर उसके बाद एक चेक लगाया है कि हमने चेक करना है कि आई की वैल्यू अगर स्मॉलर देन 5 है तो इसके अंदर यानी कि लूप की बॉडी के अंदर जो कुछ भी है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। और फिर उसके बाद हमने आई की वैल्यू में हमने एक इंक्रीमेंट करना है, यानी कि जो भी वैल्यू होगी आई की उसमें +1 कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आइट्रेशन में आई की वैल्यू 0 है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर
करती है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि आउटपुट में हमें शो करेगी आई की वैल्यू, और इनिशियली आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया गया यहाँ पे। तो उसके बाद जब सेकंड आइट्रेशन पे आते हैं तो आई की वैल्यू जब पुट होगी इसमें, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी है, और इसको हम जब आउटपुट पे डिस्प्ले करेंगे तो ये 1 यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर दोबारा ये चेक परफॉर्म किया जाएगा, और इस तरह 2, 3 एंड 4 1 बाय 1 एक एक इंक्रीमेंट होके इस तरह की एक सीरीज़ हमारे पास प्रिंट हो गई। जब हम आते हैं आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये चेक हम जब परफॉर्म करेंगे तो ये चेक वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 5 हो चुकी है जो कि स्मॉलर देन 5 नहीं है, जो कि इक्वल टू 5 हो चुकी है। तो ये चेक इनवैलिड हो गया। तो ये चेक इनवैलिड होने की वजह से ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इस लूप की जो आउटपुट जनरेट होगी वो 0 से लेके 4 तक एक सीरीज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह अगर वाइल लूप की बात करें तो अब वाइल लूप और फॉर लूप में आपने ये डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया था वो फॉर लूप की स्टेटमेंट के अंदर ही था, लेकिन यहाँ पे वाइल लूप से पहले ही हमने इसका वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, और इसको मैंने वैल्यू असाइन की हुई है 0। अब यहाँ पे जो चेक हमने इधर लगाया था वो चेक यहाँ पे लगा हुआ है कि इधर हमने चेक करना है कि आई स्मॉलर देन 5 है या नहीं। अगर स्मॉलर देन 5 है तो वाइल की बॉडी के अंदर जो कुछ भी है उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। तो अब ये वैल्यू 0 है, तो इस वजह से हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, और ये हमें स्क्रीन पे प्रिंट करके देगी 0, और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो यानी ये 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दूसरी आइट्रेशन पे ये चेक दोबारा परफॉर्म होगा जो कि वैलिड है, तो आई की वैल्यू प्रिंट करवाई जाएगी और यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा इसमें यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर इसी तरह हम दोबारा ये चेक परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो ये इसी तरह एक सीरीज प्रिंट होके आएगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। जब हम आएंगे 4 पे कि हमने 4 को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है और फिर हमने इसमें एक इंक्रीमेंट किया है और 4 से कन्वर्ट होके ये 5 बन गया है, और जब हम इस चेक को अब परफॉर्म करेंगे तो 5 स्मॉलर देन 5 ये चेक इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 5 हो चुकी है। तो इस वजह से ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट हमारे पास ये जनरेट हो गई जो कि 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4 है। तो इस तरह से हम अपने लूप्स को परफॉर्म करते हैं। और फिर उसके बाद अगर फंक्शंस की बात की जाए तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इस्तेमाल करें, हम उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर। फंक्शंस दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको प्रोग्रामर खुद से डिफ़ाइन करता है। फंक्शन का पर्पज़ ये होता है कि इसके अंदर जो भी कोड होगा उसको हमने एक ही बार टाइप कर लेना है, और फिर जब भी हमें उस कोड की ज़रूरत होगी तो हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। उसके अंदर मौजूद कोड दोबारा हमें टाइप नहीं करना पड़ता। तो इस तरह हमारे प्रोग्रामिंग कोडिंग स्पीड इंक्रीज़ करती है, और हमारे प्रोग्रामिंग कि जो मैनेजमेंट होती है, कोड की मैनेजमेंट, वो भी इजी हो जाती है, और प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना भी इजी होता है, और प्रोग्राम की रनिंग स्पीड भी इम्प्रूव होती है कि हमारा प्रोग्राम फास्टर वे में रन करता है, और हमारा प्रोग्राम लेस कोड भी होता है उसमें, क्योंकि हम एक ही कोड को बार बार यूटिलाइज कर रहे होते हैं कि वो फंक्शन जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा तो जस्ट हमने उस फंक्शन को कॉल करना है, और वो कोड उसके अंदर जो भी हमने एक बार टाइप कर लिया वो बार बार वही दोबारा एग्जीक्यूट होगा।
तो इसके इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन अलाउ यू टू ब्रेक योर कोड इनटू मॉड्यूलर पीसेस, और इसका एक छोटा सा फंक्शन एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको शेयर किया यहाँ पे, जिसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर और इसको नाम दिया है ऐड, और इसमें दो पैरामीटर्स जैसा कि इंटीजर ए और इंटीजर बी शामिल किए हैं। और इसके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो जो भी हम इसको इनपुट पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे तो उनको प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करके रिटर्न करेगा। तो इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा जो कि इंटीजर मैन, ये हमारा मैन फंक्शन है, और ये जो हमने ऐड फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया था उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यूज़ मैंने इसको इस तरीक़ा से किया है कि एक इंटीजर रिज़ल्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया या डिक्लेयर किया और इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, और ये वैल्यू क्या है, ऐड फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, और इसको दो वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं, प्रोवाइड कर दी हैं पैरामीटर्स के थ्रू, कि पहली वैल्यू है 3 एंड सेकंड वैल्यू है 4। अब हमने क्या किया कि STDC आउट पे ये जो रिज़ल्ट हमने शो किया था इसको यहाँ पे हमने प्रिंट करवाना है। तो ये रिज़ल्ट एज इट इज़ स्क्रीन पर टेक्स्ट के तौर पे शो हो जाएगा, और ये वाला जो रिज़ल्ट है ये इस वाले रिज़ल्ट को शो कर रहा है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने 3 प्रोवाइड किया था, यहाँ पे 4 प्रोवाइड किया था, और हमने क्या कहा था कि इन दोनों को प्लस करेगा तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा रिज़ल्ट और उसके सामने लिखा हुआ आएगा 7, और फिर इसके बाद रिटर्न 0 परफॉर्म करके इस फंक्शन को या इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस को ऑपरेट करवाते हैं। और फिर इसके बाद अगर एरेज की बात की जाए तो एरेज हमारी ऐसी डाटा स्ट्रक्चर है जो सेम डाटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने की सलाहियत रखती है। और इसके अगर एग्जांपल देखें तो इसको हम इस तरीक़ा से इनिशियलाइज करते हैं कि यहाँ पे रिटर्न टाइप है जो कि इंटीजर है, और इसको आइडेंटिफायर हमने जो प्रोवाइड किया नंबर्स, और ये जो ब्रैकेट हमने इस्तेमाल किए इसके अंदर जो भी हम नंबर इस्तेमाल करेंगे तो वो डिफ़ाइन करता है कि इसके अंदर कितने इंडेक्सेस हैं, कि हम कितनी वैल्यूज़ इसमें असाइन कर सकते हैं। और ये वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और ये चलती जाती है 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हमने यहाँ पे 5 लिखा है तो इसका मतलब कि टोटल 6 इंडेक्सेस है, यानी कि हम 6 वैल्यूज़ इस एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 वैल्यूज़ इसको प्रोवाइड की गई हैं। पहले ये 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी, ये इंडेक्स 1 पे, ये इंडेक्स 2 पे, ये इंडेक्स 3 पे, और ये 4 पे। और 5 इंडेक्स या 5th इंडेक्स जो होगा उसको हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई तो वो एम्प्टी रह जाएगा। अगर हम कोई प्रोग्राम की बात करें तो इसका ये छोटा सा प्रोग्राम जो कि फॉर लूप ऑपरेट हो रहा है इस पे, और इसके ज़रिए हमने STDC आउट के ज़रिए इस नंबर को आउटपुट करवाया है कि यहाँ पे आई की जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर बतौर इंडेक्स हमने यूज़ करवाई है, और वो इस एरे के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को 1 बाय 1 प्रिंट करवाएगा, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 प्रिंट हो जाएगा। और जो 5th या 6th इंडेक्स जो इस एरे का लास्ट इंडेक्स है वो नल आ जाएगा, या 5 या 0 लिखा हुआ आ जाएगा, या कुछ गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। और इसी तरह अगर हम बात करें तो ये STDC आउट और एंड लाइन इस वजह से इस प्रोग्राम के एंड में इस्तेमाल की गई है क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर्स के इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू प्रिंट करवाई है और यहाँ पे एक फ्री स्पेस प्रिंट करवाई है। तो ये इस वजह से कि 1 प्रिंट होगा, थोड़ी सी स्पेस होगी, 1 करैक्टर, फिर 2
प्रिंट होगा, फिर 1 करेक्टर स्पेस होगी, फिर 3। तो इसी तरह एंड पे जाके हमने एंड लाइन को इस वजह से प्रिंट करवाया है कि ये कर्सर अगली लाइन में मूव कर जाएगा। तो यही पर्पज़ है इस लाइन का। और फिर इसके बाद अगर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है जो कि पूरा एक कोर्स है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो उस पर भी डिटेल में बात होगी, लेकिन हम यहाँ पे मुख्तसरन इसको डिस्कस कर लेते हैं। C++ स्पोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोड दिया गया है जिसमें एक क्लास जिसका नाम है रेक्टेंगल, और इसके अंदर कुछ इंटीजर वैल्यूज़ जैसा कि लेंथ एंड विड्थ है, और ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो कि उस लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करता है और ये कैलकुलेट करता है एरिया को। और इसको हमने अपने मेन फंक्शन में इस तरीक़ा से इस्तेमाल किया है कि ये जो क्लास का नेम है रेक्टेंगल, और ये इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है रिएक्ट के नाम से। और इसके फंक्शन को एक्सेस करने का तरीक़ाकार ये है कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसका नेम टाइप करना है, और डॉट लगा के उसके अंदर मौजूद जो भी हमने वैल्यू एक्सेस करनी है, जैसे कि लेंथ को एक्सेस करना है तो रिएक्ट डॉट लेंथ, और इसको वैल्यू हमने असाइन कर दी 5। और सिमिलरली हमने विड्थ को एक्सेस किया और उसको वैल्यू असाइन कर दी 3। और फिर हमने रिएक्ट डॉट कैलकुलेट एरिया यानी कि इसके अंदर मौजूद फंक्शन को एक्सेस किया इस स्टेटमेंट के थ्रू, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है स्क्रीन पे। तो ये तरीक़ाकार है क्लासेस का, और ये इसका हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट हम इस तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और इसमें काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करते हुए काफ़ी फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हमें इस लेक्चर को कंक्लूड करना हो तो हम बात करते हैं यहाँ पे वो सारी वही चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो C++ प्रोग्रामिंग की बेसिक्स हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें अभी एक्सप्लोर करना है, जैसा कि पॉइंटर्स, रेफरेंसेस, डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस, और इसके अलावा एडवांस लेवल पे अगर जाएं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।